हेलो दोस्तों, नमस्कार। द एग्ज़ाम वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। पहले हमारे चैनल का नाम था निश्चय एकेडमी यूपी और अब इसका नाम चेंज हो चुका है। देखिए, आज हम गणित शिक्षण मैथ पेडागॉजी का एक सेशन लेकर चल रहे हैं। एक मॉक टेस्ट करवा रहे हैं आपको कि गणित में कैसे पेडागॉजी के क्वेश्चन आते हैं और उस पर कैसे आपको अपना आधार बनाना है, कैसे आप उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बना करके चल पाएंगे, क्वेश्चन को कैसे समझ पाएंगे और समझ करके आंसर कैसे दे पाएंगे, इस पर डिपेंड होगा हमारा आज का मॉक टेस्ट। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। कार्य क्या देता है कि 25 टाइल को सभी संभव आयताकार समूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। टाइल्स हैं और उस टाइल्स को संभव आयताकार, कैसे आयताकार समूहों में करना है, संभव आयताकार, जो संभव हो सके। ठीक है, पॉसिबल, कितने पॉसिबिलिटी कितनी बनती है। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित करता है। क्षेत्रफल, पहला ऑप्शन है क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई, क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब टाइल्स की बात हो रही है तो टाइल्स कुछ इस तरह होगा, वर्गाकार, आयताकार, जो भी होगा। तो उसमें क्या होगा, इसका एक क्षेत्रफल तो जरूर होगा, इसका परिमाप मीन्स पेरीमीटर जरूर होता है। तो जब टाइल्स को देखेगा तो उसके क्षेत्रफल की जानकारी उसे मिलेगी, अवधारणा मिलेगी, परिमाप की अवधारणा मिलेगी। चूँकि ये 25 टाइल्स हैं और इनको अलग अलग जितने संभावित व्यू हो सकता है उसमें बनाना है, तो इसको कहीं ना कहीं 25 को तोड़ना होगा और जब तोड़ना होगा तो उसका खंड करना होगा और जब खंड की बात आती है तो वह हो जाता है गुणनखंड। तो इस तरह से जो गणितीय संकल्पना इसे मिलती है बालक को, वह मिलती है क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप की। ये चीज़ यहाँ से आप जब भी क्वेश्चन देखते हैं तो आप एकदम उस स्थिति में, यथा स्थिति में जा कर के सोच करके और ऑप्शन को अच्छे से लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, वहाँ पर उन्होंने वस्तु संरक्षण की द्रव्यमान संरक्षण का भी एक संकल्पना वहाँ पर बताया था। मैं बताता हूँ क्या संकल्पना थी। उन्होंने ऐसे, अगर हम समझें कि एक बड़ा सा पॉट है, समझ लीजिए एक चौड़ा वाला ग्लास है और एक पतला वाला ग्लास है। चौड़े वाले ग्लास में अगर पानी भरा हुआ है और उस पानी को हम क्या कर दें, पतले वाले ग्लास में डाल दें, तो बच्चा ये समझेगा कि अब पानी इसमें ज़्यादा हो गया है और इसमें पानी कम है, क्योंकि इसका जो लेवल है वो कुछ नीचे होगा और इसका लेवल कुछ ऊपर होगा। तो भाई ये जो पानी ऊपर नीचे की बात है, ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि ये आयतन है कि इसमें ज़्यादा हो गया, इसमें कम हो गया। लेकिन पानी उतना ही जब डाला गया तो बच्चा कहेगा कि इसमें पानी का वॉल्यूम, आयतन तो बढ़ गया लेकिन पानी उतना ही है। आयतन बढ़ गया, पानी का द्रव्यमान सेम है, जितना द्रव्यमान होगा उतना ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले कौन सी अवधारणा को बच्चा समझ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन है, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण की पहले आती है, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो हो रहा है कि भार के संरक्षण की समझ
आयतन के संरक्षण से पहले आ जाती है, जैसा कि हमने वहाँ पर आपको समझा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। तो वान हेले ने ज्यामितीय चिंतन पर सबसे ज़्यादा अपने स्टेटमेंट दिए। तो यहाँ पर ज्यामितीय चिंतन की जब भी बात आएगी तो वान हेले की बात आएगी। यहाँ पर ज्यामितीय चिंतन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है, आप विवेचना करते हैं, रीजनिंग लगाते हैं, फिर आप क्या करते हैं, कुछ मानते हैं और मानने के बाद एक पैटर्न को शुरू कर देते हैं। जिस पैटर्न पर वो क्वेश्चन सॉल्व होना है उस पैटर्न को समझ करके आप आगे क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ जब आप क्वेश्चन हल करते हैं गणित के, तो ये अपने आप क्या करते हैं इसको समझना होगा, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देना। दूसरा है कंठस्थ करना। जब भी आप एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी कंठस्थ करना, याद करना, रटना की बात आ जाएगी वो ऑप्शन तुरंत गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा जहां रटने की बात आएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक संकल्पना समझा देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। सबसे पहले आप रीजनिंग सोचते हैं, आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं, कुछ चिंतन करते हैं। उसके बाद आप कुछ चीज़ मानते हैं, एक्स वाई जेड कुछ चर मान लेते हैं। फिर आप पैटर्न समझते हैं, प्रतिरूप देखते हैं किस पैटर्न पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस तरह से आपका एक सीक्वेंस बनता है, इस पैटर्न पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 गुणे 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। तो दशमलव की संख्याओं के पैटर्न को समझाने के लिए सबसे उचित साधन है, देखिए संख्या चार्ट जो होता है वो संख्या चार्ट कैसे होता है, संख्याएं लिखी होती हैं। संख्या चार्ट का तो हम यूज़ नहीं करेंगे दशमलव को दिखाने के लिए। यहाँ पर ग्राफ आप समझते हैं कि ऐसे से आपका ग्राफ बना होता है, उस पर कुछ छोटी छोटी लाइनें खींची होती हैं और एक फिर उसके बाद बड़ी लाइन खींची होती है। तो आप देखते हैं कि ये 0 से लेकर के फिर 1 2 3 और उसके बीच बीच में छोटी छोटी और लाइन खींची जाती हैं। तो आप देखते हैं कि ग्राफ पर आप जाते हैं 3 पर, उसके बाद पॉइंट में जितनी लाइन के बाद वहाँ और जाता है तो उसके बाद पॉइंट उतना लिख देते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि जब भी दशमलव की संख्याओं को आपको इसकी संकल्पना को समझना होगा, मल्टीप्लाई करने की, गुणा करने की संकल्पना को, तो आप ग्राफ पेपर का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। गिनतारा एबाकस आप समझते हैं, एबाकस को संख्या को समझने के लिए बहुत अच्छा होता है कि संख्या को आप समझ सकते हैं, इसमें आपका स्थानीय मान अच्छे से समझ में आता है। एबाकस का यूज तब किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे संकल्पनाओं पर वो कार्य करना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ गणित संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। दूसरा है छात्रों के प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। और थर्ड है छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव पर संबंधित होना चाहिए। और लास्ट है कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सबसे पहले तो कठोरता की बात, कभी भी किसी बच्चे को डांट करके एकदम कठोर अनुशासन बना करके पढ़ाने की गणित बात नहीं की जाती है कि एकदम डरा दीजिए उसको, या आगे के लिए तैयारी की, आगे तुम्हें यही पढ़ना है इसलिए तुम गणित पढ़ो, इसलिए गणित पढ़ो, तो बच्चा हो सकता है उतना एक्टिव ना हो। लेकिन अगर बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके पढ़ाया जाता है, पहले उसे क्या पता है, पूर्व ज्ञान उससे क्या है, प्रीवियस नॉलेज उसका क्या है, इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आप क्वेश्चन को, गणित को बहुत अच्छे से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और एनसीएफ 2005 यही कहता है कि बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित शिक्षा देनी है। तो बालक का जो अनुभव है, जो पहले से वो जानता है, उससे जोड़ करके आपको गणित या हर चीज़ें उसको पढ़ाना है। तो गणित के लिए ये ऑप्शन सही होगा कि छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सा प्रभावी नहीं बना सकता। नहीं को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और
ऐसे ही कोई भी ऑप्शन लगा करके चले जाते हैं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, आपका क्वेश्चन आता हुआ भी आपका प्रश्न वो गलत करके चले जाते हैं। तो देखिए क्या नहीं होना चाहिए। छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना चाहिए, या प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। मैंने बताया आपको, जहां भी बच्चे से या किसी नियम के कठोरता की पालन करने की बात आएगी तो वो ऑप्शन तुरंत गलत हो जाएगा। और जो यहाँ पर गलत है वही क्योंकि नहीं है इसलिए यहाँ पर वो ऑप्शन सही है। जो नहीं करना है वो पूछा गया, तो क्या नहीं करना है, ये चीज़ नहीं, ये विशेषता नहीं है। बाकी सब विशेषता है कि जो त्रुटि है उसका पैटर्न क्या है, क्यों कहाँ गलती कर रहा है, उसको तो केंद्रित होना ही चाहिए। प्रतिदिन के अनुभव पर तो हमेशा अनुभव की बात की जाती है। अगर एक ही संकल्पना देनी है तो शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, विभिन्न अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करिए। बच्चा एक तरीके से नहीं समझ पाया तो दूसरे तरीके से आपको उसको समझाना चाहिए। लेकिन ये कठोरता से जो समय नियम ये सारी चीज़ें पालन करने की बात की जाती है, कहीं कठोरता आपको दिखाना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना डिजाइनिंग की जाए कि यंत्रवत रखने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके, या विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। तो कौन सा योजना नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि कौन सा योजना यहाँ पर नहीं है। क्या नहीं किया जा सकता, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए, मतलब एक कार्य का डिजाइन किया जाए। तो जो डिजाइन किया जाए वो तो है। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। समूह संचालित प्रयोग क्या होता है, गणित के अधिगम मूल्यांकन के लिए समूह संचालित का कहीं भी नाम नहीं आता है, तो यहाँ समूह संचालित जो होगा वही नहीं होना चाहिए, इसलिए यह ऑप्शन सही होगा। क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है इसलिए यह चीज़ सही होगा। जो नहीं होता है उसमें गलत वाला सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 मतलब चतुर्थांश की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना, ठोस पदार्थ लिखकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, चतुर्थांशों को प्रदर्शित करने वाले चित्र बनाना। तो सबसे पहले क्या आप फॉलो करेंगे इसमें, सबसे पहले कौन सा पैटर्न आपको यहाँ फॉलो करना है। अगर आप चतुर्थांश पढ़ा रहे हैं, चतुर्थांश का मतलब 1/4, 1/4 मतलब कि एक चीज़ है उसको 4 बराबर भागों में काट दिया गया। तो सबसे पहला आपका एक ठोस पदार्थ लीजिए, मान लीजिए एक सेब ले लिया, उसको 4 भागों में आपने काट दिया, ठीक है, सबसे पहला। फिर उसका आप काटते हैं, फिर उसका आप चित्र बनाते हैं। देखिए ये चतुर्थांश है, इस तरह का चित्र बनाएंगे। उसके बाद चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखेंगे। उसके बाद आप चतुर्थांश का जो प्रतीक है 1/4 उसको लिखेंगे। तो इस तरह से बी, सी और ए वाला जो ऑप्शन है वही सही आंसर होगा। बी, सी, ए। कौन सा है बी, सी, ए? पहला वाला ही बी, सी, ए है, तो पहला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे? कभी नहीं, विशेष शिक्षक के पास। समावेशी शिक्षा कहता है कि सभी को समान रूप से और एक साथ शिक्षा देनी है। एक सामान्य कक्षा में उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देंगे, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के पास बैठा देंगे शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों का और संसाधनों का प्रयोग करेंगे। तो अभ्यास की बात नहीं होती है, एक बहुत ज़्यादा जानकार बच्चे के पास बैठा देंगे। ये समावेशी कक्षा का मतलब नहीं है कि इस तरह से उसकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। हो सकता है उसे हीन भावना भी लगे।
तो शिक्षण अधिगम के वैकल्पिक अलग अलग प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करेंगे जिससे कि वह बच्चा उस चीज़ को समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है भाई? कंठस्थ करना, याद करना, रट्टा मारना, यह गणितीय प्रक्रम नहीं है। तो यही ऑप्शन सही है कि रट्टा मारना। आकलन करना है, पक्षांतर ये सब है, मनस्त विजुअलाइजेशन ये सब है, लेकिन कंठस्थ रट्टा मारना नहीं है। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही होगा। तो आज के सेशन में ये 11 क्वेश्चन थे। 11 क्वेश्चन आपके देखिए आप सही कर पाएंगे। इस तरह से जब भी गणित के प्रश्न या कोई भी प्रश्न आते हैं तो बच्चों को ध्यान में रखना होगा कि जिस क्लास के बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है उसका संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ है, उस पर भी ध्यान दे करके आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको और भी अच्छे अच्छे सीटेट के बारे में, सीटेट से संबंधित वीडियोस आपको मिल सकें और आप इससे लाभ ले सकें।